हेलो दोस्तों, पढ़ाईपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आपकी तरह एक लर्नर। दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे और 10-15 मिनट में इसको फिनिश कर देंगे। आपको मैं बता दूं कि लगभग 700 लोगों ने इसको टेस्ट को दिया था। आपकी भागीदारिता लगातार बढ़ रही है, तो जो मेरे लिए एक प्रेरणा का कार्य है दोस्तों। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप उस रेस में शामिल हैं, और अभी आपके कम नंबर आ रहे हैं या आपकी गलतियां हो रही है तो कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखेंगे। इस व्याख्यात्मक वीडियो के जरिए हम आरबीएससी की किताब अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी उसकी व्याख्या से हम सीखेंगे कि ऐसे सवालों में ऐसे कहाँ से मैंने बनाए थे। और आरबीएससी की किताबें नहीं पढ़ने के बावजूद आपका नुकसान बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आप लगातार टेस्ट के साथ बने रहिए और आरबीएससी एनसीईआरटी की किताबें हम कवर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनके भी 15 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, सिलेक्शन की कगार में है। और ये वाले औसत दोस्तों आप प्रयास करके इसमें आने का प्रयास करें। बिल्कुल आरबीएससी की किताबें पढ़ रहे हैं वो सभी ये वाले हैं, आरबीएससी की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं और गाइड के सहारे बैठे हैं वो सब इस कैटेगरी में हैं। उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं 22-23 नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारी जंग उन 5 नए सवालों के साथ है, इसलिए आपको 30 के 30 सवाल नहीं मिले। और 30 नए सवालों के साथ आप क्या करते हैं वही आपका बोर्ड परीक्षा में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार टेस्ट पर नज़र दे देते हैं किसने किया था टॉप। तो दोस्तों विनोद भाई ने कमाल कर दिया, 30 में से 30 अंक लेकर आए हैं। आई होप इन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया होगा। फिर ममता विराट, और 30 नंबर पर ये कौन है, जोशी गुंडो। ये भाई ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम सही लिखा कर, नहीं तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी हमारे पास आती है। सोनिया मैम 27, एस के मैम 26 बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं एस के मैम। और श्री राणा 6 नंबर पर। यादव बॉय प्रिंस ये काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं प्रिंस भाई। और दोस्तों दीपिका वैष्णव जो कि एक हाउसवाइफ हैं और बहुत लिमिटेड टाइम में आरबीएससी की बुक्स की एक रीडिंग से अब टॉप 10 में आई है। पिछले टेस्ट में इनकी स्थिति ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। रोहित सिंगारिया जो कि पिछली बार भी टॉप 10 में थे और लगातार बीएसटीसी के इनका सिलेक्शन दोस्तों निश्चित है। आप एक बार इनका मेरिट में भी नाम देख सकते हैं, क्योंकि ये बंदे लगातार 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। किरण मैया, पवन, अरुण गेडर ये काफ़ी समय से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पारस बिजानिया और रणवीर सिंह और अनीता खिलेरी जो मोटिवेटर दी है काफ़ी संघर्षों में, कठिन हालातों में दोस्तों आरबीएससी की लगातार टॉप 10 और टॉप 20 की स्थिति बनाए रखे हैं। यही वो बंदे हैं जिसने सीटेट में 30 में से 29 अंक लेके हासिल किए थे। चाहत मैम बहुत ही ज़्यादा मेहनती बीएसटीसी की छात्रा हैं। और दिनेश जोशी ये मेरा भाई है, और इसने तो पिछली बार बहुत शर्मनाक प्रदर्शन किया था, तो फिर इसने अभी डाउनलोड की है आरबीसी की बुक्स और एक रीडिंग में ये 20 टॉप 20 में आ गया है। 500 में से 20 में आना बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और मीरा शर्मा इसके बाद में एमपी सर, ये एमपी सर व्हाट्सएप से नज़र बनाए हुए हैं पूरी बीएसटीसी और बीएड आंदोलन पर एक तरह से, और लगातार टॉप 10 में और टॉप 20 में बने हुए हैं। क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि बीएड वाले भले ही शामिल हो जाए लेकिन हमारी सीटें हमारी रहेगी, क्योंकि हम मेहनती हैं। और इसके साथ दोस्तों ये लगभग प्रियंका अरोड़ा ये इनकी रैंक डाउन हुई है, और इस तरीके से मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और ये लगातार आप भी प्रयास करें कि अगली बार आपका नाम मैं लूँ और टॉप 20 में आने की कोशिश करें दोस्तों। ये लगभग 700 जने हैं। इसके साथ दोस्तों आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। कहाँ से ये बहुत सारे डाउट आए थे, किसी ने कहा कि ये क्या है, आप कहाँ से सवाल बना रहे हो ये वगैरह, वो आप गलत हो या ऐसे नहीं दोस्तों। अभी मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ। मेरे जो अग्नि पुस्तक है वो धीर सिंह दबाई सर है, उनकी और मेरी तुलना करना बिल्कुल भी गलत है। वो उनसे हम पढ़ रहे हैं, मैं तो आपकी तरह एक साधारण सा मतलब स्टूडेंट हूँ। वो मतलब उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। बस कुछ हो सकती है गलतियाँ मैंने की होगी तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन दूंगा। और दोस्तों ये मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। ये हाथ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हाथ एक ऐसे कैंडिडेट का है, मतलब संघर्षों में ऐसे हाउसवाइफ या मोटिवेटर दी का हाथ है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको भी इस पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरीके से ऐसे हालातों में वो पढ़ रहे हैं और टॉप 10 में आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं दोस्तों, आप मतलब पढ़ते नहीं हो फिर आप कंप्लेन करते हो कि टेस्ट में कहाँ से सवाल लेकर आते हो। जो बंदा 30 में से 30 ला सकता है तो मतलब ऐसे नहीं, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पहला वीडियो असत्य है। असत्य कथन छांटना है, मनोवर्ती या
आंतरिक एक उत्तेजना है। प्रत्येक मनोवर्ती की अपनी मानस ऊर्जा होती है। मृत्यु मनोवर्ती को ही लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब गूगल टाइपिंग से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होंगी मुझसे भी, तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन आसानी से दे सकते हैं कि मृत्यु मनोवर्ती नहीं, जीवन मनोवर्ती होती है लिबिडो। और ये सवाल आरपीएससी की बुक से मैंने बनाया था, मनोवर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा दे रखा है दोस्तों। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि कोई भी गाइड से बेहतर चीज़ आपको मिलेगी। आरबीएससी की किताब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ लिबिडो क्या है, और ये मनोवृत्तियों के बारे में इन्होंने दे रखा है। ये सभी आंतरिक कायिक उत्तेजनाएँ, आंतरिक कायिक उत्तेजनाएँ हैं। अनेक मनोवृत्तियाँ होती है जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, जीवन मनोवर्ती ऊर्जा को लिबिडो कहा जाता है। जीवन मनोवर्ती को लिबिडो कहा जाता है। ये जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवर्ती आक्रामकता, निर्दयता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है। दोनों मनोवर्ती समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं उसे घृणा करता हूँ कि बजाय वह मुझसे घृणा करती हैं। ये कहा जाना रक्षा युक्ति कौन सी रक्षा युक्ति प्रयोग हुई? दोस्तों ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? अब इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप कौन से कोशिश करें, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो पिछली बार जो रीट में क्वेश्चन आया था वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो द्वंद्व वाला, दोस्तों ऐसे सवाल बनते हैं, वहाँ पर ऐसे नहीं आएंगे जो आप आसानी से कर दोगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ान वो। अब ये दोस्तों कहाँ से पुटअप किया था ये भी आप देख लो। प्रक्षेपण में इसने साफ साफ दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, जैसे मैं उसे घृणा कर रही हूँ के बजाय कहना कि मैं वो मुझसे घृणा करती हैं। ये एक प्रोजेक्शन है दोस्तों, प्रक्षेपण है। तो यहाँ पर प्रक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ किसी अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगति बताना कौन सी रक्षा युक्ति है? अब कोई अपराधी है, अपराधी कह रहा है कि मेरी संगति बुरी थी, मैं क्या करूं, मैं अपराधी बनने खुद को नहीं दोष दे रहा है। अब दोस्तों इसमें कौन सी रक्षा युक्ति हुई? एक वो जॉक्स भी आंसर दोस्तों, चुटकुला है ना, क्या ज़्यादा शराब क्यों पी के, मेरे चार दोस्त थे चारों पीते नहीं थे, क्या करूं, चार बोतल थी तो फिर मुझे ही पीनी पड़ी। तो इस तरीके दोस्तों अपराधी अपने बुरी संगति को बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तर्क संगति करनी, यहाँ पर दो सवाल बने थे मैंने। एक तो ये इसका उदाहरण मैंने सेम टू सेम पुटअप किया था कि अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना, अथवा किसी कोर्स में प्रवेश ना मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। जैसे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बाद में कहूँगा कि यार आईआईटी में कुछ नहीं, आईआईटी करके भी लोग बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे। ये तर्क संगीतीकरण है, रेशनलाइजेशन जिसे कह सकते हैं, युक्तिकरण कह सकते हैं। और दोस्तों ये अगला सवाल मैंने बनाया था कि इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे आ गया ना कि कौन सी रक्षा युक्ति का उपयोग अपराध भाव परिवर्तन, दोस्तों अपराध भाव है दोस्तों, ठीक है। प्रक्षेपण में क्या करता है कि अपराधी को ही चयन कर देते, लेकिन यहाँ पर अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ से पुटअप किया था। राहुल नकारने वाले व्यक्तित्व हैं। अब यह कुछ लोगों को ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आओगी कि ये क्या कह रहे हैं। राहुल में नकारने वाला व्यक्तित्व है। फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार राहुल का मुख्य अवस्था में पूर्व प्रकार रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आपको समझने आने नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये फ्राइड ने 5 अवस्था बताई है। 5 अवस्था में एक अवस्था होती है मुख्य, पहली अवस्था ही होती है। उसमें क्या करता है, फ्राइड के अनुसार बालक 5 मुख्य प्रकार के कार्य करते हैं। ये किसी गाइड में नहीं लिखा हुआ है। 5 प्रकार के मतलब मुख्य अवस्था में वो कार्य करते हैं, जिससे उसको बता सकते हैं कि ये इस तरह का कार्य अभी कर रहे हैं तो भविष्य में इसका ये क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर भोजन करने में वो आनंद की क्रिया महसूस करता है तो आगे चलकर वो क्या बनेगा, और पकड़ने या रोकने की क्रिया करता है तो बालक हठधर्मिता वाला बनेगा। काटने का पूर्व प्रकार होगा तो विध्वंसकारी बनेगा। थूकने या उल्टी करने, कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों मतलब थूकने या उल्टी कर देते हैं, कुछ भी खिलाते पिलाते हैं तो उस समय, तो ये पूर्व प्रकार आगे चलकर वो कैसा बनेगा कि नकारने वाला व्यक्तित्व बनेगा। तो यहाँ पर राहुल राहुल के बारे में कहा कि ये नकारने वाला व्यक्तित्व है। तो फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार राहुल का मुख्य अवस्था में पूर्व प्रकार रहा होगा, तो यहाँ पर थूकने या उल्टने वाला। ठीक है दोस्तों, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, किस कोई भी सवाल पुटअप हो सकता है। रोहित जीवन ऊर्जा को अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों के संबंध में रूप में बिता रहा है। रोहित संभव तो होगा दोस्तों।
पांच पांच स्टेज बजाई उसमें सुप्तावस्था होती है, उसमें ये अलैंगिक कार्य करता है, लैंगिक कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये अज्ञात में चली जाती है, मतलब सुप्तावस्था में चले जाती है काम प्रवृत्ति, इसलिए वो अलैंगिक कार्यों में अपना समय बिता रहे हैं, जैसे खेल हो गया, साथियों से संबंध के रूप में बिता रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सुप्तावस्था में है दोस्तों, सुप्तावस्था में ये होता है कि लैंगिकता कम महत्वपूर्ण या अनुपातिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में ये आगे वित्तीय क्रियाओं में अपने विचारों के साथ अपने साथियों के साथ खेलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रा, ये दोस्तों कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये लगभग सब ने 99% लोगों ने गलत किया, बहुत कम लोगों ने इसको सही किया कि इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों का संबंध नहीं है, दोनों ग्रंथियों का संबंध नहीं है। विधेयता का प्रदर्शन, लैंगिक प्रेरक, लैंगिक संघर्ष और अपराध बोध या चिंता का विषय। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेन भी करूँगा मैं दोस्तों। ये फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता और पिता के प्रेम, यहाँ तक तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्राइड क्या कह रहा है, फ्राइड खुद कह रहा है, इसे लिंग संघर्ष बताया, लिंग संघर्ष होगा, ठीक है, अपराध बोध होगा और चिंता के विषय के रूप में होगा, ये तीनों तो हो गए। लेकिन दोस्तों ये लिंग प्रेरक नहीं है, लिंग प्रेरक या बालक या माता पिता के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण नहीं है। ये दोस्तों सेक्स मोटिव के लिए नहीं करता है, जैसे कि ये भाई बताया फ्राइड ने कि बालक होगा वो अपनी माता की तरफ, अब माता की तरफ क्या, वो लिंग प्रेरक नहीं है दोस्तों, सेक्स मोटिव नहीं है यहाँ पर लिंग संघर्ष है। वो अपने पिता से संघर्ष करेगा कि इन माता पर मेरा अधिकार है, वो उसको बांटने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो सेक्स मोटिव के लिए कर रहा है। 3 से 5 साल के बच्चे में क्या क्या ये भावना हो ही नहीं सकती है। तो फ्राइड ने खुद क्लियर किया है, फ्राइड ने खुद कहा ये किसी प्रकार के लिंग प्रेरक या बालक या माता पिता के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण नहीं है। और ये क्या है, तो ये बताएगा कि ये देखो दोस्तों, हत्या तक कर दी थी। ये इसके पीछे एक कहानी बताई थी, फ्राइड ने इसे ओडिपस क्रांति का नाम दिया। ग्रीस की पौराणिक कथा के अनुसार राजा ओडिपस ने अनजाने में अपने पिता की हत्या करके माता से विवाह कर लिया था। इसी प्रकार बालिका के अपनी माता से तादात्म्यकरण और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाता है, जिससे वो अपनी माता से विद्वेष करती है। विद्वेष करने का मतलब नफरत करती है, लड़की अपने माँ से नफरत करती है और लड़का अपने पिताजी से नफरत करता है। तो लिंग प्रेरक नहीं है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, ये लिंग प्रेरक नहीं है, सेक्स मोटिव यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रा और ओडिपस के, ये तो लगभग सब ने गलत किया दोस्तों, एक दो ने सही किया है। इलेक्ट्रा और ओडिपस की ग्रंथि ये 3 से 5 में सक्रिय होती है, ये तो सब ने कर दिया, लेकिन ये सभी संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलती है। इसी को आप पीछे देखो, इस ग्रंथि को सभी समाज और सभी संस्कृति में नहीं है, नहीं देखने को मिलती है। एक बार फिर गौर कर लेना इस वाक्य पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपराध परिवर्तन के लिए किस रक्षा युक्ति, मैंने बता दिया कि ये तर्क संगतिकरण है दोस्तों, ये पिछली स्लाइड में हमने कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हीन भावना, इसमें अभी लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने बताया कि आप गलत बता रहे हैं। हीन भावना क्या होती है, ये तो दोस्तों एरिक्सन एरिक्सन के चौथी स्टेज, एरिक्सन की चौथी स्टेज क्या होती है दोस्तों, परिश्रम वर्सेज हीन भावना होती है ना दोस्तों। उसमें उसके अकॉर्डिंग करोगे भी तो भी 612 आएगा, काल हार्निन के अनुसार करोगे तो भी 612 आएगा। कुछ नहीं दे रखा होगा, बाल्यावस्था में ही हीन भावना ग्रंथियों का विकास होता है, कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो भावना ग्रंथि आप चौथे पार्ट में पढ़ोगे ना, तो भी वहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा, तो 612 दे रखे हैं। तो दोस्तों 612 बिल्कुल, 6 से 12 इसका बिल्कुल सही है, और इसका मैं ये आपको प्रूफ दे देता हूँ। ये चौथी चौथी स्टेज में बनता है और उद्यमता विकसित करता है। उद्यमता वर्सेस हीन भावना ये चौथा स्टेज है, और जो कि 6 से 12 होता है, और यहाँ पर बालक बच्चा बना रहता है और हीन भावना ग्रंथि का विकास होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब असुमिलित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड दोनों ने लगभग सेम सिद्धांत है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और जो स्टेज है वो भी लगभग सेम है, जैसे 0 से डेढ़ वर्ष, 0 से डेढ़ वर्ष, 1.5 से 3 वर्ष, इस तरीके से बांटी है। तो इनके और इनकी एक चार्ट दे रखा है, और इसमें से आपको असुमिलित छांटना था। अब यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, मुख्य गुद्दी और आगे विश्वास बनाम अविश्वास ऐसे करके दे रखा था। इसमें हो सकता है जिसका लिखना था यहाँ पर भी कंफ्यूज है, जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। मुख्य में विश्वास ये तो सही है, और गुद्दियर मोए ने आत्मनिर्भरता वर्सेस शंका ये भी होता है।
ठीक है, पहल बना दोषी तो ये भी है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। सुप्तावस्था में क्या होती है दोस्तों? सुप्तावस्था में ये उद्यमता वर्षित हीन भावना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर घनिष्ठता बनाम एकाकीपन लिखा है। तो ये चार्ट आप याद कर लेना दोस्तों। ये सिगमंड फ्राइड और यहाँ पर है एरिक एरिक्सन, दोनों को कंपेयर करके बताया गया है। और अगला क्वेश्चन भी था कि वो आगे बताएंगे दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है, किस रोग को जर्मन मिजल्स के नाम से जाना था? सिकवाल ने भी डालने की कोशिश की है दोस्तों। ये एनसीईआरटी से भर भर के उठा उठा के सिकवाल गाइड में दे रखा है, बॉक्स बना बना के वहाँ पर काफ़ी कवर करने की कोशिश की है सिकवाल ने। तो रूबेला यहाँ पर राइट आंसर होगा। लगभग दोस्तों अवनी में भी एनसीईआरटी, आरबीएसई, पीडी पाठ्य सब किताबें इंक्लूड है। आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो सब ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मस्तिष्क होगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि ये ये दोस्तों प्रतिवर्त में यहाँ पर मोरों का मैंने एग्जाम्पल दिया था। और याद कर लो दोस्तों, 5 प्रतिवर्त हैं एनसीईआरटी में। ये एडिटिव सारणी दे रखी है। ये कहाँ से आते हैं सवाल? यहाँ से बनते हैं दोस्तों सवाल। पिछली रीट भर्ती परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। पियाजे के अनुसार अंत्य प्रक्रिया में, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। जो नया सवाल है उसको मैं इंक्लूड किया। और ये 4 से 7 होगा। ये यहाँ से है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि 4 से 7 वर्ष की आयु के सभी अपने सभी वैसे प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता है, जैसे आकाश नीला क्यों, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं इत्यादि। ऐसे प्रश्न बच्चों को ये जानने में सहायता करते कि चीज़ें किस रूप में हैं, वैसे क्यों हैं। पियाजे ने इसे अंतः प्रक्रियात्मक विचार की अवस्था कहा है। दोस्तों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सवाल बना नहीं है, इस पर बन सकता है। नवजात की दृष्टि में संदर्भ में जन्म के समय, ये दोस्तों दृष्टि के संबंध में है, मतलब दृष्टि क्षमता के संबंध में है। तो यहाँ पर जन्म के समय बड़ों से कम होती, बिल्कुल सही है। और रंग विभेदन क्षमता पूर्ण नहीं होते दोस्तों, केवल और केवल लाल और सफ़ेद रंगों में विभेद कर सकते हैं। ये रंग विभेदन क्षमता लगभग 3 माह के बाद में पूर्ण होती है। 1 वर्ष के दृष्टि वयस्कों के समान हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसका ये दे रखा है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर रंग विभेदन क्षमता पूर्ण नहीं होती है। 6ठे महीने तक इसमें सुधार होता है। और ये मतलब दृष्टि तो 1 साल में प्रौढ़ों के बराबर होती है, लेकिन 3 माह तक उसके विभेदन पूर्ण रंग विभेदन क्षमता हो जाती है। और जन्म के समय केवल लाल और सफ़ेद में विभेद कर सकता है। अब दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक काल, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। ये सवाल छप सकता है। यहाँ पर केवल संरक्षण का ही गुण होगा, क्योंकि ये भी अक्षांश और दशांतर रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है, अमूर्त होती है। तो अमूर्त चिंतन कैसे करेगा? बीज गणित कैसी होती है? अमूर्त प्रकृति होती है बीज गणित की। तो मूर्त संक्रियात्मक कैसे करेगा? और परिकल्पनात्मक निगमन तर्क तो चौथी स्टेज में आता है, औपचारिक अवस्था में। ठीक है दोस्तों। राहुल केवल आत्मबोध शारीरिक रचनाओं के आधार पर करता है, जैसे मैं लंबा हूँ, मैं लड़का हूँ इत्यादि। राहुल संबंध तो किस स्टेज में? तो राहुल यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि जैसे दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में आएगा तो वो उसका मतलब आत्मबोध करने की शारीरिक रचनाओं के अलावा व्यक्तित्व रचनाओं पर आ जाएगा। जैसे कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मैं मतलब होशियार हूँ, मैं इससे लंबा हूँ, ऐसे कंपेयर करेगा। ठीक है दोस्तों। मैं उससे बुद्धिमान हूँ, मैं इस टेस्ट को जल्दी सरल कर सकता हूँ, उसके मतलब जो आत्मबोध का आधार होगा वो चेंज होगा। ये पूर्व बाल्यावस्था में केवल शरीर के आधार पर, उसके अंदर पता नहीं कि भाई क्वालिटी दूसरी भी होती है, लेकिन नहीं, केवल शारीरिक रचनाओं के आधार पर वो तुलना करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पहचान बच्चे अर्जित करते हैं। ये दोस्तों मैंने उलझाने के लिए सवाल दिया था कि लिंग पहचान की बात हो रही है। यहाँ पर 2 चीज़ होती है, एक तो होती है दोस्तों सेक्स और एक होता है जेंडर। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेंडर की बात कर रहा हूँ, लिंग पहचान की बात कर रहा हूँ। ये 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है। यहाँ पर ये सवाल सीटेट का फेवरेट सवाल है। यहाँ पर सेक्स यौन पुरुष और महिला खोलने के जैविक आयाम है। कैसा आयाम है? जैविक आयाम है। जबकि जेंडर है वो एक सामाजिक आयाम है, और 3 से 4 वर्ष की आयु में होते होते अर्जित करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्यतः, यहाँ तक तो ये सवाल पिछली रीट में आया था, कहाँ से बना था? किसी भी गाइड में नहीं था दोस्त। 2018 की गाइड उठा के देख लो, आपको मिल जाए तो आप मुझे बता देना। अब 2018 के जैसे ही रीट में शामिल किया तो फिर सब गाइडों में ये आ गया। तो ये बुलिमिया और नर्वोसा ये एनसीईआरटी की किताब से है। और ये आहार संबंधी विकार हैं। इसके अलावा ये शहरी परिवारों में अधिक होते हैं, और मुख्य रूप से किशोरियों के विकार है। यही होता है कि जीरो फिगर बनाने के चक्कर में या तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया में क्या होता है कि कुछ खाता ही नहीं है, कुछ नहीं खाएगा, मतलब डाइटिंग पर। ठीक है।
और वैसे रोग हो रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जीरो फिगर बनाना है। अब बुलिमिया में क्या करते हैं कि अब सामने अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया। अब पिज़्ज़ा तो खा तो लेंगे, भर भर ठूस ठूस के खा लेंगे बुलिमिया में, लेकिन फिर क्या करेंगे, वमन करेंगे। वमन वो कैसे करेंगे, वमन करने के लिए एक तो विरेंज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद उल्टी करने का प्रयास करेंगे। उल्टी करके वो क्या है, मतलब खा तो लिया, संतुष्टि हो गई, लेकिन अब क्या करें, कैलोरी बढ़ रही है, तो फिर वो उसका वमन करके बाहर निकालते हैं बुलिमिया में, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में कुछ खाते ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका, ये दोस्तों नर्वोसा एक आहार समीकरण है, ये सब आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें वमन करते हैं बुलिमिया में, और एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया महिलाओं के विकार है, और शहरी परिवारों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी ऑफ फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम, ये दोस्तों किशोर अवस्था के लिए प्रोग्राम है। इस पर भी एनसीईआरटी ने खूब बातें लिखी है, बढ़ा चढ़ा कर लिखी है। तो ये मादक द्रव्य रोधी जागरूकता के लिए है, इसको भी आप नोट कर लेना। काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा, इमेजनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है टर्म। इस पर लगभग एनसीईआरटी ने लगभग आधा पेज लिख दिया है, तो ये कभी भी सवाल बन सकता है। काल्पनिक श्रोता, इमेजनरी ऑडियंस क्या होती है दोस्तों, इमेजनरी ऑडियंस ऐसी होती है कि आप कहीं इस पर शादी में जा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं। आपने थोड़े बाल बिखर गए तो यार के बोलेगा कि सारे के सारे मुझे अजीब दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब मैं अपने आप में जैसे लड़की होगी तो उसके मतलब कुछ मुँह से वगैरह आ गए पिंपल्स, तो वो भी ऐसे करेगी कि मतलब सब मुझको देख रहे हैं। वो कोई देख नहीं रहा है, फिर भी वो सोच रही है कि सब मुझे देख रहे हैं, कला काल्पनिक श्रोता के रूप में। और व्यक्तिगत दंतकथा यानी कि पर्सनल फेबल, अपने आप को विशिष्ट मानना। ठीक है दोस्तों, ये किशोर अवस्था की विशेषताएं ये इस पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। विकास का कौन सा उपगम आणविक कहलाता है, ये सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये संज्ञानात्मक होता है, उसको आणविक कहते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तरीके के विकास के इन्होंने सिद्धांत बताए हैं, जिसमें एक होता है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है व्यवहारवाद, और एक होता है संज्ञानवाद। और संज्ञानवाद को ही इन्होंने आणविक उपगम कहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देख लेना, ये इनके अलग अलग बताया कि व्यवहारवादी होते हैं, वो उद्दीपन अनुक्रिया की साहचर्यता पर बल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और मनोविश्लेषण होगा तो आगे चलकर पढ़ेंगे। मनोविश्लेषण पूर्व अनुभव पर बल देते हैं दोस्तों, पूर्व अनुभव और अचेतन मन पर बल देते हैं। इसी के प्रकार आप पढ़ सकते हो कि तीसरा सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यक्ति के, ये किस पर बल दे रहा है, प्रत्यक्षीकरण और संगठन पर बल दे रहा है। तो अलग अलग बल दे रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बल देता है। आज ही दोस्तों मैंने सिकवाल वाली मिलाई, तो मुझको लगा कि एच टेट में और बहुत सारी यूपी टेट में इस सवाल को घुमा घुमा कर बहुत ज़्यादा पूछा है कि ये मनोविश्लेषण सिद्धांत किस पर बल देता है, तो ये प्रारंभिक अनुभव पर बल देता है। दोस्तों नोट कर लेना, ये सवाल बन चुके हैं और बनेंगे। और ये अचेतन अभिप्रेरणा पर बल देता है। अचेतन दोस्तों चेतन नहीं है, अब अचेतन है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ये मनोविश्लेषण सिद्धांत, एक आगे में सवाल बनाया था कि ये मनोविश्लेषण सिद्धांत में कौन कौन आते हैं, तो लगभग 90% लोगों ने सिगमंड फ्राइड को ही बताया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एरिक एरिक्सन है, वो भी नव फ्राइडवादी है। और मनोविश्लेषण में ये दोनों आते हैं दोस्तों। इनके सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें सामाजिक का पुटअप किया है एरिक एरिक्सन ने, और इसमें कामुकता और यौन और लिबिडो वगैरह सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों इनके सिद्धांत है दोनों इसमें आएंगे, ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्त वही है, रिफ्लेक्शन, मोर ऑफ बेबेंस की रूटिंग, ग्रास्पिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से प्राप्त अतिजीविता तंत्र है, बिल्कुल सही है, स्वचालित और स्वाभाविक है। खांसना, जम्बाई लेना, पलक झपकना, ये भी रिफ्लेक्सेज है, जो जन्म के समय होते हैं लेकिन मृत्यु पर्यंत चलते हैं। लेकिन दोस्तों चौथा आंसर गलत है, सभी रिफ्लेक्सेज जन्म के समय प्राप्त होते हैं और जीवन पर्यंत कुछ ही रहते हैं, लेकिन बाकी लगभग होते हैं 2 या 3 महीने में समाप्त हो जाते हैं। वो आप सारणी देख लेना, सबके समाप्ति का काल भी देखा है कि मोरो पिबिन्स की अभी रूटिंग, आपके गाल पर थप्पड़ लगेंगे तो आप ऐसे नहीं घुमाओगे, आप सीधी थप्पड़ मारोगे। ठीक है, अभी वगैरह वो रूटिंग वगैरह सब चल चुके हैं। अब नवजात, इसमें दोस्तों मैं आपसे एक थोड़ी क्षमा प्रार्थना हूँ कि ये कुछ घंटों बाद मैंने गलत दिखा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कुछ दिनों बाद लिखता मैं
या 1 हफ्ता लिखता तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं, कुछ घंटों बाद लिखा। तो नवजात अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। तो ये दोस्तों, ये 3 महीने वाला भी सही नहीं है आपका, ये आप इसको पढ़ो आप। नवजात शिशु उतना असहाय नहीं होता है जितना कि आप सोचते हैं। जीवन की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं नवजात शिशु में उपस्थित रहती हैं। सांस लेना, ये निगलना वगैरह हो गया। लेकिन यहाँ से पढ़ो आप, जीवन के प्रथम सप्ताह दोस्तों नोट कीजिएगा, यहाँ पर 3 महीने नहीं है, प्रथम सप्ताह नवजात शिशु ये बताने में सक्षम होते हैं कि आवाज़ किस दिशा में आ रही है, अन्य स्त्रियों और अपनी माँ की आवाज़ में अंतर कर सकता है। 1 सप्ताह लिखना था दोस्तों, वहाँ पर जन्म के कुछ समय बाद मैंने गलत लिखा था, लेकिन ऑप्शन वही राइट होगा। यहाँ पर 3 महीने बाद में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 महीने बाद वो अपनी माँ से दूर करने पर वो नाराज होता है, या मतलब दुखी होता है। तो माँ से दूर करने पर वो तो दोस्तों सामाजिक की बात हो गई है, सामाजिक की बात करें वहाँ पर वो ऐसे सामाजिक होने लगते हैं। ये उसमें भी लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो आवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आवाज़ में अंतर करने के लिए बात हो रही है। ये दोस्तों लगभग सबने गलत किया है। यहाँ पर क्या होगा कि औद्योगिक राष्ट्रों में मासिक धर्म प्रारंभ होने से की आयु घट रही है, जो प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मासिक धर्म जितना कम उम्र में आएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये विकास को दर्शाता है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, पोषण हो रहा है तभी आ रहे हैं। जबकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में ये लेट आता है, क्योंकि वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। तो ये बेहतर पोषण और चिकित्सीय उन्नति को दर्शाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के ऊपर ही ये लिखा हुआ था। तो ये सवाल भी बन सकता है। ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित करती है कि औद्योगिक राष्ट्रों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की आयु घट रही है, जो बेहतर पोषण और चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो ये दोस्तों व्यवहारात्मक होगा, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भी नोट कर लेना। परिकल्पनात्मक निगमन, ये अभी सीटेट में ही आया था, ये तो औपचारिक संक्रियात्मक होगा। डिडक्टिव यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लिबिडो या लैंगिकता के बारे में आ सकती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केवल जननांगीय उद्दीपन है। असत्य छांटना है दोस्तों, शरीर के विभिन्न भागों से प्रकट होता है जिन्हें उत्तेजक क्षेत्र कहा जाता है। लिबिडो ही जीवन ऊर्जा है। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को लिबिडो के तुष्टिकरण के आधार पर बांटा है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लिबिडो ही जीवन ऊर्जा है और विभिन्न भागों से उत्पन्न होता है। बिल्कुल, ये मुख से होता है, गुद्य इसकी अवस्था होती है। ठीक है, अलग अलग इसके मतलब पार्ट से ये प्रकट होता है। और केवल जननांगी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, केवल जननांगी होता है तो फिर वो मुख से संतुष्टिकरण कैसे करता? तो इनके क्षेत्र अलग अलग होते हैं, केवल जननांगी नहीं होते, जननांगी भी होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन केवल नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इसके साथ ये टेस्ट पूरा होता है। इसको देखने के लिए धन्यवाद। इसी की तरह दोस्तों टेस्ट के साथ बने रहिए, लगभग 10-15 टेस्ट बनेंगे और ये आरपीएससी और एनसीईआरटी की किताब कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों कुछ गलती से मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद।